Yesterday I was told you about a particular property from fractions which you should use or you can use to solve these kinds of problems. मैंने आपको एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाया था कि कैसे आप उसको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, मैथ्स में. तो अब वो प्रॉपर्टी क्या था, सारा डिटेल मैंने कल बता दिया था आपको. ये भी मैंने बता दिया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो फुल लेक्चर्स है वहाँ पे इस प्रॉपर्टी को मैंने प्रूफ भी करा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं. प्रॉपर्टी ये था कि when a number of fractions or when a series of fractions are equal, each of them being equal to the sum of all the numerators divided by the sum of all the denominators. यही प्रॉपर्टी था. अब उसी को यूज करेंगे इसको बनाने में, और ये प्रॉब्लम मैंने आपको कल के लास्ट में, कल के क्लास के अंत में दिया था एज होमवर्क. आई डोंट नो आप में से कितनों से बना है, लेकिन मुझे पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको नहीं बना पाए होंगे. ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज करके. चलिए, अब हमारे पास गिवन क्या है, ये चीज गिवन है. ठीक है, ये चीज गिवन है. अब जैसा कि मैंने कहा था कल कि इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, वी हैव my, और याद रखिए इस तरह के प्रॉब्लम्स ओलंपियाड में बहुत पूछे जाते हैं. my प्लस nz, या कोई भी प्योर मैथ्स का एग्जाम आप देंगे ना, उसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे. माइनस lx डिवाइडेड बाई 1/l लिख सकते हैं इसको, क्योंकि मान लीजिए l इंटू ए है, तो इसको लिख सकते हैं a/1/l, क्योंकि l ऊपर चला जाएगा फिर ये la ही हो जाएगा, इसलिए इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, उसी तरह इसको nz प्लस lx माइनस my डिवाइडेड बाई 1/m इज इक्वल टू lx प्लस my माइनस nz डिवाइडेड बाई 1/n. नाउ अब ये आप देख सकते हैं कि तीन फ्रैक्शंस है जो कि बराबर है एक दूसरे के. हमें पता है कि ये तीनों के तीनों फ्रैक्शंस जो होंगे बराबर होंगे सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स. ठीक है, तो किस तरह से हम यूटिलाइज करें बनाने के लिए. जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए ना, तो आपको ये देखना है कि आपको प्रूफ क्या करना है. कल जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करा था उसमें भी हमने देखा था कि उसमें प्रूफ क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम बाकी सारा प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, अपना सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे. यहाँ भी वही करना है, प्रूफ आपको ये करना है. ऊपर में क्या चाहिए आपको, y प्लस जेड माइनस एक्स. अब एक चीज यहाँ से आपको नजर आ जाएगा, जब भी इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो ना, तो आपको थोड़ा ऐड करके घटा के कुछ देखना है. जैसे कि हम देखेंगे कि अगर इसको और इसको हम ऐड करेंगे ना, इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को, मतलब न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से ऐड करेंगे, तो ऊपर हम देखेंगे कि ये lx और lx दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि 2lx हो जाएगा. बट माइनस my और प्लस my कैंसिल हो जाएगा, और प्लस nz और माइनस nz भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर्स में आपका बचेगा सिर्फ 2lx. उसी तरह आप देखेंगे कि जब इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, तो यहां से आपको मिलेगा प्लस, माफ करिएगा 2nz, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा. न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं. उसी तरह जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2my न्यूमरेटर में. ठीक है, आप सोचेंगे कि भाई इस तरह से क्यों हम बात कर रहे हैं. उसका ये कारण है कि आप देख सकते हैं कि जब इस फ्रैक्शन को हम ऐड कर रहे हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस को जब ऐड कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में आपका झंझट खत्म हो जा रहा है, आपको सिर्फ 2lx मिल जा रहा है. नीचे ऑफ कोर्स 1/m प्लस 1/n आ जाएगा. अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको अप्लाई करेंगे. कल जो प्रॉपर्टी मैंने बताया था, उसको एक्सप्लेन करा था, उसको थोड़ा याद करिए. चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए यहाँ पे आपके पास है a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f. मैंने बताया था कि कितना भी फ्रैक्शंस बराबर हो, ये सारे के सारे फ्रैक्शंस बराबर हो जाएंगे सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स. अब ये भी मैंने कहा था कि
इस प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इंपोर्टेंस हम अप्लाई करते हैं, जिस प्रॉब्लम में जिस तरह से इस प्रॉब्लम को हम चाहें यूज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इस और इस फ्रैक्शन को देखिए, इस और इस फ्रैक्शन को, इन दोनों फ्रैक्शंस को देखिए। अब ये दोनों फ्रैक्शंस भी तो बराबर हैं, यानी कि c बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू सी प्लस ई बाई डी प्लस एफ, इसके बराबर नहीं आएगा। और जब, क्योंकि भाई सम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ डिनोमिनेटर्स होता है, अब ये c बाई डी और e बाई एफ जो है a बाई बी के बराबर है ना, यानी कि ये तीनों के तीनों फ्रैक्शंस इसके बराबर भी होंगे। इसी तरह से अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये तीनों के तीनों फ्रैक्शंस, इन दोनों को, तो ये तीनों के तीनों फ्रैक्शंस a प्लस सी बाई बी प्लस डी के भी बराबर हैं। और उसी तरह ये तीनों के तीनों फ्रैक्शंस, और साथ में ये सब भी, क्योंकि भाई ये तीनों फ्रैक्शंस इसके बराबर है, इसका मतलब है ये चीज इसके भी बराबर है। एंड देयरफॉर उसी तरह जब इस फ्रैक्शन को a बाई बी और e बाई एफ को ऐड कर देंगे तो ये सब के सब बराबर हो जाएंगे a प्लस ई डिवाइडेड बाई बी प्लस एफ। आपको इतना ही जानना है इसमें, अगर ये आपके समझ में आ गया देन यू आर very easily solve this problem and any problem like this. You're not going to find any difficulty in solving these kinds of problems if you understand this particular rule. ठीक है, आपने समझा इसको। अब हम, जैसा कि मैंने कहा, कि देख रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करने से ऊपर में सीधे हमें न्यूमरेटर में सिर्फ 2lx मिल रहा है। चलिए देखते हैं अप्लाई करके। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि each of these fractions is equal to, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन किसके बराबर हो सकते हैं? अगर इन दोनों को जोड़ देंगे उसके बराबर होंगे। तो चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो आएगा 2lx डिवाइडेड बाई, अब देखिए 1 बाई एम नीचे आएगा 1 बाई एम प्लस 1 बाई एन इज इक्वल टू एम प्लस एन बाई एम एन, और एम एन ऊपर चला जाएगा तो 2lx एम एन, नीचे क्या बच जाएगा एम प्लस एन। ठीक है ना। उसी तरह जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था, जब आप देखेंगे कि जब इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ दिया तो ऊपर में x आपका आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा 2my, ऊपर में 2my और m नहीं, उसी तरह से ln, क्योंकि 1 बाई एल प्लस 1 बाई एन, तो ऊपर में ln चला जाएगा और नीचे में आपका बचेगा l प्लस n। उसी तरह अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको ऊपर में क्या मिल जाएगा 2nz डिवाइडेड बाई, अब देखिए 1 बाई एल प्लस 1 बाई एम नीचे में, तो l और m ऊपर चला जाएगा, नीचे में बचेगा m प्लस l। ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, इतना तो आपने जान लिया। अब सब में आप देख रहे हैं कि 2lmn 2lmn 2lmn, तो ये कट गया। चलिए अब ईच ऑफ दीज फ्रैक्शंस को नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें भाई प्रूफ यहीं से कुछ करना है। तो आपको ये पता चल गया कि ये सारे के सारे फ्रैक्शंस इसके बराबर होंगे, तो अब हम इसी को लेके अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। चलिए भाई, इसलिए आपके पास क्या आ गया x बाई एम प्लस एन इज इक्वल टू, देखिए कितना आसान ये प्रॉब्लम है, l प्लस एन इज इक्वल टू z बाई एम प्लस एल। अब आप क्या करेंगे, अब ये दिख रहा है कि आपको क्या करना है, y प्लस जेड माइनस एक्स। आपको सिंपली यही करना है कि
पहले प्रूफ में y प्लस जेड माइनस एक्स चाहिए ऊपर में, तो y प्लस जेड यानी कि इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करके इसको घटा देना है। इसका क्या मतलब है, कल मैंने आपको बताया था कुछ, चलिए इसको भी देखते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। मान लीजिए a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ है आपके पास, ठीक है। अब आपको ये पता है कि a fraction cannot change if we multiply the numerator and denominator of that particular fraction by the same quantity। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किसी सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये करना है यहां कि इन दोनों को, मतलब ऊपर में y प्लस जेड माइनस एक्स चाहिए, तो अगर इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करके इसको घटा दें तो क्या होगा। लेकिन फिर आपको लगेगा कि अरे सर जबरदस्ती हम घटा दें इसको जैसे मन तैसे, नहीं, आप एक्चुअली उसी रूल का यूज करेंगे, उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कैसे, यही आपको देखना है। आपको पता है कि अगर किसी फ्रैक्शन में आप ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फ्रैक्शन चेंज नहीं करता है। आपको करना है कि इन दोनों को जोड़ के इसको घटाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन के ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बस, क्योंकि ये फ्रैक्शन इसके बराबर है, यानी कि ये और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दैट इज ये तीनों फ्रैक्शन इन तीनों फ्रैक्शन के बराबर है अभी भी, क्योंकि हमने इसमें सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे बस मल्टीप्लाई किया है। दैट मीन्स दिस फ्रैक्शन इज नॉट चेंज्ड, ओके। अब हम इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द, माफ करिएगा, सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स, ठीक है। यानी कि ये तीनों फ्रैक्शंस किसके बराबर होंगे, ये तीनों फ्रैक्शन किसके बराबर होंगे, ये तीनों फ्रैक्शन हो जाएंगे -a प्लस माफ करिएगा -a प्लस c प्लस e डिवाइडेड बाई -b प्लस d प्लस f के, नहीं हो जाएगा। और चूंकि ये तीनों फ्रैक्शन अभी भी इसके बराबर है, यानी कि ये तीनों फ्रैक्शन भी इसके बराबर है, ऐसा कर सकते हैं ना आप। उसी तरह अब मान लीजिए मुझे इसको और इसको जोड़ के इसको घटा देना है। दूसरे वाले में z प्लस एक्स माइनस वाई चाहिए, यानी कि इसको और इसको ऐड करके इसको घटाना है। अब वो कैसे करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, अब इस वाले में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें नहीं करेंगे। तो अब ये तीनों फ्रैक्शंस किसके बराबर हो जाएगा, अब ये तीनों फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई b माइनस डी प्लस एफ। याद रखिए ये और ये अभी भी बराबर है, क्यों, क्योंकि भाई ये तीनों इसके बराबर था और ये तीनों इसके बराबर भी है, यानी कि ये तीनों इन दोनों के बराबर है, दैट इज ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हैं। और उसी तरह से हम अब क्या करेंगे, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके वही सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स अप्लाई करेंगे। तो a प्लस सी माइनस ई डिवाइडेड बाई b प्लस डी माइनस एफ, काम खत्म। एंड द एग्जैक्टली सेम थिंग इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर एज वेल। देखिए और ये सारा काम आपको मन में करना है। ये जो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहा हूँ घटा रहा हूँ, ये सारा काम आपको मन में करना है। ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना डिटेल में लिखा, अदरवाइज नहीं। और आपको भी वैसा ही करना है, क्योंकि ये करना आसान है, ईजी है, ठीक है। एक बार आपने समझा उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मेंटली ये देखिए कि आपको ऊपर क्या चाहिए, y प्लस जेड माइनस एक्स। अगर सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स लगाएं और हमें उस केस में y प्लस जेड माइनस एक्स चाहिए न्यूमरेटर में, तो ऑफ कोर्स हम यहां ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नियम को लगा देंगे। तो इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं कि ये तीनों फ्रैक्शन बराबर हैं किसके किसके। अब देखिए एक चीज याद रखिए,
ये तीनों फ्रैक्शन, यानी कि ये तीनों फ्रैक्शन जो गिवन है ये बराबर है इन तीनों के, यानी कि ये तीनों गिवन फ्रैक्शंस जो है इसके बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग काम कर रहा हूं, काम यहीं से हो रहा है, क्योंकि जो भी अब हम प्रूफ करते जा रहे हैं वो इन तीनों फ्रैक्शंस के जो गिवन है उनके बराबर ही है। चलिए भाई, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने कहा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव से यहाँ पे, और सम ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स लगा दिया, तो ये आ गया y प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, अब नीचे भी तो ये तीनों जुटेगा और ये माइनस है, अब यहाँ पे माइनस आ गया है, यानी कि ध्यान दीजिए l प्लस एन, ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर के लिए l प्लस एन प्लस m प्लस l और माइनस m माइनस n, क्योंकि बाहर माइनस है, दोनों में मल्टीप्लाई हुआ माइनस से, प्लस m माइनस n प्लस n, कैंसिल, बचा क्या 2l। उसी तरह अब हमें क्या चाहिए z प्लस एक्स माइनस वाई, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ना है और इसको घटना चाहिए, यानी कि इस वाले फ्रैक्शन के ऊपर नीचे हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यही चीज कर देंगे, यानी कि ये किसके बराबर है, ये तीनों फ्रैक्शंस, यानी कि ये तीनों और ये किसके बराबर होगा, अब z प्लस एक्स, इसको जोड़ दिया और माइनस वाई, और नीचे में भी हमने वही काम किया, तो इसको और इसको हमने जोड़ा और घटाया क्या, माइनस एल प्लस एन, तो माइनस एल माइनस एन हो जाएगा, माइनस से बाहर मल्टीप्लाई है इसके, तो प्लस एल माइनस माफ करिएगा माइनस एल प्लस एल कैंसिल, प्लस एम माइनस एम कैंसिल, यहां बच जाएगा 2n। और उसी तरह अब हमें यहां क्या चाहिए, अब यहां पे ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करके वही नियम लगाएंगे, तो आ जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को मिटा देता हूं यहाँ पे, तो अब आप फाइनली क्या लिखेंगे, क्योंकि ये सारा किसके बराबर है, ये सारा गिवन फ्रैक्शन के बराबर ही है, तो फाइनली आप क्या लिखेंगे कि हमने गिवन फ्रैक्शन से इसको प्रूव कर दिया, इसलिए देयरफॉर y प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई l इज इक्वल टू z प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई m। ये हो गया आपका प्रूव्ड, दैट्स इट। आपने देखा कितना आसान है, तो आई होप आप इन प्रॉपर्टीज को आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा है आपको कि मैं प्रॉब्लम्स के PDF डालने वाला हूं, तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो फुल लेक्चर है उसमें अटैच करने वाला हूं 3-4 दिनों में। ठीक है, और मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि हाँ मैंने लेक्चर्स प्रॉब्लम्स को अपडेट कर दिया है विथ आंसर्स, आप वहां से जाके देख सकते हैं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, आई विल डेफिनेटली सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स फॉर यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, तो चलिए, तो ये प्रॉब्लम मुझे बताना था। आई होप अब ये नियम जो है, ये जो प्रॉपर्टी है फ्रैक्शन का, आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी, जहां भी इसकी जरूरत हो। प्रॉब्लम्स को जैसे ही देखेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा कि वी नीड टू यूज दिस प्रॉपर्टी टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आपके दिमाग में वो आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, सब्सक्राइब, एंड इफ यू लाइक दिस, थम्स अप और थम्स डाउन अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। चलिए फिर अब हम लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या, थोड़े से ही हैं, बहुत थोड़े ही बच्चे हैं, तो उनमें से कुछ सोच रहे होंगे कि फुल लेक्चर्स अभी नहीं आ रहा है। अब फुल लेक्चर्स भी बहुत जल्दी से आएगा। हम लोग थोड़ा सा, मैं जानबूझ के ये शॉर्ट लेक्चर्स को, इन शॉर्ट लेक्चर्स पे अभी फ़िलहाल के लिए ध्यान दे रहा हूँ, ताकि थोड़ा, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ी रीच बढ़े मेरी, थोड़े से सब्सक्राइबर इंक्रीज हो। डेफिनेटली वी विल कंटिन्यू, वी विल रिज्यूम द फुल लेक्चर्स बहुत जल्दी, 2-3 दिनों में फुल लेक्चर्स भी
मैं करने लगूंगा। लेकिन ये जो शॉर्ट लेक्चर्स है ना कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है या एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट मैथ्स में, वो मैं कराता रहूँगा, ठीक है ना। वो लगभग आपको अब डेली देखने को मिलेगा। सप्ताह में कोशिश करूँगा कि कम से कम 4 लॉन्ग लेक्चर्स डालूँ जो चैप्टर वाइज होंगे, मैथ्स के टॉपिक वाइज होंगे। जैसे कि अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने किया, अब अलजेब्रा में मेरी कोशिश होगी कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में शुरू कर दूं, ठीक है। तो उस तरह के फुल लेक्चर्स होंगे, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि इन अ वीक कम से कम 3 या 4 एटलीस्ट उस तरह के लंबे लेक्चर्स डालूं। और उस तरह के क्लास 4 मैं कोशिश करूंगा कि लूँ हर वीक। और इस तरह के, जैसा कि मैंने कहा, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि अब मैं कल कोशिश करूंगा कि जो एंगल मेजरमेंट है ट्रिगोनोमेट्री में, उसके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा क्लास लूँ, तो और मैं आपको समझाऊं कि किस तरह से एंगल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं रेडियंस से डिग्रीज में, या फिर सेक्साडेसिमल से सेंटेसिमल में, एंड वाइस वर्सा, इस तरह से। तो इस तरह के जो छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में क्लासेस होंगे, वो मैं कोशिश करूँगा कि अब डेली 1 या 2 मैं लूँ। सो धन्यवाद। अब कल हम लोग इसी तरह के किसी छोटे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हो सकता है कि फुल लेक्चर के साथ भी मैं मिलूँ आपको। थैंक यू।